हेलो गाइस, क्रंची टेल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं झमित, आपकी स्नैक टाइम मूवी कंपेनियन। आर्यन एक 27 साल का पीएचडी छात्र था जो इतिहास और प्राचीन विज्ञानों पर शोध कर रहा था। वह बनारस, वाराणसी की पुरानी गलियों में एक पुरानी हवेली में रहता था। उसके दादा, जो एक मशहूर ज्योतिषी और पंडित थे, उनकी मृत्यु के बाद आर्यन को एक पुराना ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट मिली। उस प्लेट पर एक ऐसी भाषा लिखी थी जो न संस्कृत थी न पाली। वह किसी कोडिंग की तरह लग रही थी। एक रात जब आर्यन मणिकर्णिका घाट के पास बैठा उस प्लेट को साफ कर रहा था, तभी गंगाजल की एक बूंद उस पर गिरी। अचानक उस प्लेट से एक नीली रोशनी निकली और हवा में एक होलोग्राम जैसा नक्शा बन गया। यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। पीछे से एक गहरी आवाज आई। आर्यन पलटा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने आधुनिक कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में हजारों साल पुरानी चमक थी। उसका नाम ईरा था। तुम कौन हो? आर्यन ने डर और हैरानी से पूछा। मैं वह हूँ जो इस नक्शे की पिछले 2 सदियों से रक्षा कर रही हूँ, और तुम वह हो जिसके खून में इस नक्शे को खोलने की चाबी है, ईरा ने कहा। ईरा ने आर्यन को बताया कि बनारस के नीचे एक भूमिगत शहर है जिसे काशी अंतर कहते हैं। यह शहर भौतिकी के उन नियमों पर चलता है जिन्हें दुनिया ने अभी तक खोजा ही नहीं है। वहाँ कीमिया, रसायन शास्त्र का उपयोग करके धातु को सोना नहीं बल्कि ऊर्जा में बदला जाता है। मेरे दादा ने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आर्यन ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दादा ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी यादें तक कुर्बान कर दी थीं। एक ऐसी संस्था है जिसे वॉइड कहते हैं। वे लोग इस शक्ति को हासिल करके समय को नियंत्रित करना चाहते हैं, ईरा ने समझाया। आर्यन ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। वह नक्शा किसी खजाने का नहीं था, बल्कि एक टाइम लॉक का था। बनारस के हर घाट पर एक अदृश्य ऊर्जा बिंदु था। अगर उन्हें सही क्रम में छुआ जाए तो काशी अंतर का द्वार खुल सकता था। उन्हें सबसे पहले दशाश्वमेध घाट के उस हिस्से में जाना था जो सदियों से बंद था। वहाँ एक पुराना मंदिर था जो बाढ़ की वजह से जमीन के अंदर धंस गया था। आर्यन और ईरा रात के 3 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, उस पुराने मंदिर की दरारों से अंदर घुसे। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। दीवारों पर ऐसी चित्रकारी थी जो हिल रही थी, सजीव भित्ति चित्र। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और एक यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी, लेकिन वह आवाज़ किसी मशीन की नहीं बल्कि पत्थरों के टकराने जैसी थी। तुमने शून्य की दहलीज पर कदम रखा है, अपना मूल्य सिद्ध करो, आवाज ने कहा। एक जादुई पहेली आर्यन के सामने प्रकट हुई। यह एक गणित का प्रश्न था, लेकिन इसे हल करने के लिए आर्यन को अपना दुख उस प्लेट पर रखना था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और उस दर्द को याद किया जो उसने अपने माता पिता को खोने पर महसूस किया था। जैसे ही उसने प्लेट को छुआ, मंदिर की फर्श खुल गई और वे दोनों एक गहरे अंधेरे में गिरने लगे। आर्यन और ईरा जब नीचे गिरे तो उन्हें लगा कि उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन वे एक नरम नीले रंग के तरल पर आकर गिरे। ये पानी नहीं था, बल्कि लिक्विड मरकरी जैसा एक पदार्थ था जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर रहा था। आर्यन ने ऊपर देखा। वहाँ कोई आसमान नहीं था, बल्कि हजारों चमकने वाले पत्थर, क्रिस्टल छत से लटके हुए थे जो बिल्कुल तारों जैसे दिखाई दे रहे थे। उसके सामने एक पूरा शहर था, पर यह शहर ईंटों का नहीं बल्कि कांच और एक अनजान धातु, मेटल का बना था। काशी अंतर में तुम्हारा स्वागत है, ईरा ने धीरे से कहा। यहाँ समय बाहर की दुनिया से 10 गुना धीरे चलता है। जो यहाँ एक दिन बिताता है, बाहर उसके 10 दिन निकल जाते हैं। अचानक शहर के बीचों बीच बने एक विशाल टावर से एक घंटी की आवाज़ आई। वह आवाज़ दिमाग में नहीं बल्कि सीधे दिल में महसूस हो रही थी। हमें जल्दी करनी होगी। ईरा का चेहरा फीका पड़ गया। गार्डियंस को पता चल गया है कि कोई बाहर वाला आउटसाइडर अंदर आया है। ईरा आर्यन को एक पुरानी इमारत में ले गई जो किसी प्रयोगशाला, लैब जैसी दिखती थी। वहाँ हवा में परख नलियाँ, टेस्ट ट्यूब्स तैर रही थीं और धुएं से नक्शे बन रहे थे। तुम्हारे दादा यहाँ के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, आर्यन, ईरा ने एक पुरानी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने ही वह फॉर्मूला बनाया था जो इंसानी दिमाग को डिजिटल ऊर्जा में बदल सकता है। द वॉइड के लोग वही फॉर्मूला चुराकर पूरी दुनिया के दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं। तभी लैब का दरवाज़ा एक धमाके के साथ टूट गया। सामने 3 लोग खड़े थे। उन्होंने काले रंग के हाईटेक सूट पहने थे,
लेकिन उनके हाथों में पुराने ज़माने की तलवारें थीं जिन पर बिजली प्लाज्मा चमक रही थी। ये अर्थ वॉइड के रेंट किलर्स थे। आर्यन, प्लेट निकालो, इरा चिल्लाई। आर्यन ने घबराहट में वह ताम्रपत्र कॉपर प्लेट निकाला। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी हथेली से खून निकलकर प्लेट पर गिर गया। प्लेट अचानक एक ढाल शील्ड में बदल गई। एक हत्यारे असैसिन ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन जैसे ही आर्यन ने ढाल आगे की, एक ऐसी शॉकवेव निकली जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। हत्यारे पीछे गिर पड़े। आर्यन को एहसास हुआ कि वह प्लेट सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल की है जो उसके डीएनए से सक्रिय होती है। उसके दिमाग में अचानक सदियों पुरानी यादें आने लगीं। वह देख रहा था कि कैसे उसके पूर्वजों ने बनारस की नींव रखी थी ताकि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपाया जा सके। इरा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आर्यन की आंखें नीली हो गई थीं। यह शहर सिर्फ रहने के लिए नहीं है, ये शहर एक मशीन है। बनारस के 84 घाट असल में 84 गियर व्हील्स हैं। अगर हमने सही समय पर काशी अंतर का मुख्य इंजन शुरू नहीं किया तो द वॉइड पूरे शहर को एक ब्लैक होल में बदल देगा। लेकिन इंजन शुरू करने के लिए उन्हें आत्मा रस, द सोल एसेंस चाहिए था, जो सिर्फ उनके खानदान के आखिरी वारिस के बलिदान या उसकी पूरी इच्छा शक्ति से ही मिल सकता था। हमें मणिकर्णिका के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, ईरा ने कहा, वहाँ जहाँ आदि अग्नि, द फर्स्ट फायर, जल रही है। आर्यन और ईरा एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो सीधे मणिकर्णिका घाट के नीचे खुलती थी। बाहर की दुनिया इसे केवल एक श्मशान घाट मानती थी, लेकिन अंदर यह एक क्वांटम रिएक्टर था। वहाँ एक विशाल अग्निकुंड था जिसमें से नीली और सुनहरी लपटें निकल रही थीं। यह आग लकड़ी से नहीं बल्कि विचारों से जल रही थी। आर्यन, ध्यान से देखो, ईरा ने इशारा किया। यह आदि अग्नि है। दुनिया की हर ऊर्जा यहीं से शुरू होती है और यहीं समाप्त। द वॉइड इसे अपने कब्जे में लेकर समय के पहिए को उल्टा घुमाना चाहते हैं ताकि वे इतिहास बदल सकें। तभी गुफा की दीवारों से परछाइयाँ निकलने लगीं। वह द वॉइड के सरदार की आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जिसे आर्यन ने सदियों पहले सुना था। आर्यन, मेरे बेटे, तुमने देर कर दी। आर्यन स्तब्ध रह गया। पिताजी, आप तो मर चुके थे। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, आर्यन के पिता थे, जिन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि वे काशी अंतर का रास्ता खोज सके। उनका शरीर अब आधा इंसान और आधा मशीन, साइबॉर्ग, बन चुका था। आर्यन का विश्वास टूट गया। उसके पिता ने बताया कि उन्हीं ने उसके दादा को मारा था क्योंकि वे इस शक्ति को छिपा रहे थे। आर्यन, तुम्हारे डीएनए में वह मास्टर कोड है जो इस रिएक्टर को अनलॉक कर सकता है। मुझे वह कोड दे दो और हम मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। हम मौत को मिटा देंगे। उसके पिता ने लालच दिया। ईरा ने आर्यन का हाथ थाम लिया। नहीं आर्यन, मौत ही जीवन को कीमती बनाती है। अगर मौत मिट गई तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आर्यन ने रिएक्टर के कंट्रोल पैनल को देखा। वह समझ गया कि उसके पिता पागल हो चुके हैं। उसने ताम्रपत्र को रिएक्टर के बीचों बीच फेंक दिया। मैं राज करने नहीं, मैं इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ, आर्यन चिल्लाया। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। रिएक्टर ने आर्यन के आत्मा रस को खींचना शुरू कर दिया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर का एक एक परमाणु पिघल रहा है। द वॉइड के सैनिकों ने हमला कर दिया। ईरा ने अपनी जादुई तलवार निकाली और उनका मुकाबला करने लगी। हर तरफ प्लाज्मा और जादुई बिजली कड़क रही थी। आर्यन ने देखा कि रिएक्टर को बंद करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन इसका मतलब था कि काशी अंतर के साथ साथ आर्यन और ईरा भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। ईरा, तुम्हें जाना होगा, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। नहीं, हमने साथ शुरुआत की थी, हम साथ ही खत्म करेंगे, ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह घायल थी। आर्यन ने रिएक्टर के कोर को छुआ। एक विशाल धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका बाहर की दुनिया में सुनाई नहीं दिया। वह एक मौन विस्फोट था जिसने उस जगह पर समय को जड़ कर दिया। आर्यन की आंख खुली। वह दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। सूरज उग रहा था। उसके पास न वह ताम्रपत्र था, न कोई और निशान। क्या वह सब एक सपना था? उसने अपना हाथ देखा। वहां जलने का एक छोटा सा निशान था, शून्य का चिन्ह। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की भीड़ में कहीं खोती जा रही थी, जिसके बाल बिल्कुल ईरा जैसे थे। आर्यन समझ गया, काशी अंतर अब भी वहां है, लेकिन अब वह सुरक्षित है। और वह स्वयं?
वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि उस प्राचीन रहस्य का आखिरी पहरेदार था। जब आर्यन ने अपने हाथ पर शून्य का निशान देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। यह काशी अंतर का सुरक्षा तंत्र था। जो भी वहां से वापस आता वह सब कुछ भूल जाता। लेकिन आर्यन के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, रासायनिक रक्त, अल्केमिकल ब्लड। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। उस पर इरा ने अपने खून से एक पता लिखा था। वह पता उसे बनारस की एक ऐसी गली में ले गया जहां गूगल मैप्स भी काम नहीं करता था। वहां पुरानी घड़ियों की एक दुकान थी, क्रोनोस शॉप। दुकान के अंदर कदम रखते ही आर्यन को लगा जैसे वह समय से बाहर निकल आया हो। हजारों घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही थीं, लेकिन हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी। वहां वही लड़की खड़ी थी, इरा, लेकिन अब वह 20 साल की नहीं बल्कि 60 साल की लग रही थी। समय ने मुझसे मेरी उम्र छीन ली है आर्यन, इरा ने भारी आवाज में कहा। काशी अंतर से बाहर निकलने की यही कीमत थी, लेकिन वॉइड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अब पाताल यंत्र को सक्रिय कर दिया है। पाताल यंत्र एक ऐसा यंत्र था जो धरती के केंद्र की गर्मी को जादुई ऊर्जा में बदल सकता था। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा बनारस जमीन में धंस जाता और उससे निकलने वाली ऊर्जा से एडवॉइड के सरदार आर्यन के पिता अमर हो जाते। हमें फिर से नीचे जाना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। इस बार रास्ता मणिकर्णिका से नहीं बल्कि 80 घाट के उस कुंड से है जिसे लोग भूल चुके हैं, ईरा ने एक पुरानी चाबी निकालते हुए कहा। 80 घाट के उस गुप्त कुंड में उतरते ही उनका सामना अदवॉइड की सबसे खतरनाक सेना से हुआ, शैडो वॉकर्स। ये इंसान नहीं थे बल्कि मारी गई आत्माओं और मशीनों का मिश्रण थे। युद्ध शुरू हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि उसके हाथ का शून्य का निशान चमक रहा है। जैसे ही वह किसी शैडो वॉकर को छूता वह धुएं में बदल जाता। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है आर्यन, ईरा चिल्लाई जब वह अपनी तलवार से बिजली निकाल रही थी। तुम शून्य हो। शून्य हर चीज को मिटा सकता है और हर चीज की शुरुआत भी कर सकता है। तभी जमीन फटी और आर्यन के पिता एक विशाल लोहे के राक्षस मेका सूट में सवार होकर बाहर निकले। उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र का एक आधुनिक रूप था। बेटा, तुमने मौत को चुना था। अब देखो मैं तुम्हें और इस शहर को कैसे मिटाता हूँ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने डर छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी छोड़ दी। वह स्वयं शून्य बन गया। एक विशाल नीली रोशनी आर्यन के शरीर से निकलने लगी। उस रोशनी ने पाताल यंत्र को अपनी चपेट में ले लिया। द वॉइड की सेना उस रोशनी में विलीन होने लगी। आर्यन के पिता ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वह अस्त्र आर्यन के पास आते ही फूल बनकर गिर गया। विज्ञान वहीं खत्म होता है जहां विश्वास शुरू होता है। आर्यन की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। आर्यन ने अपने पिता का हाथ थामा। उसने उन्हें मारा नहीं बल्कि उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा और तकनीकी लालच को सोख लिया। उसके पिता फिर से एक साधारण इंसान बन गए और उनकी यादें साफ हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। काशी अंतर हमेशा के लिए बंद हो गया। पाताल यंत्र अब केवल लोहे का एक पुराना ढांचा रह गया। ईरा की उम्र वापस लौट आई। वह फिर से वही 20 साल की लड़की बन गई। अब हम क्या करेंगे? ईरा ने पूछा जब वे दोनों गंगा के किनारे सुबह की आरती देख रहे थे। अब हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि जादू छड़ी घुमाने में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक ऐसी विश्वविद्यालय बनाएंगे जहां रसायन विद्या, अल्केमी और भौतिकी साथ साथ पढ़ाई जाएंगी। आर्यन और ईरा ने मिलकर शून्य अकादमी की स्थापना की। बनारस की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं मिलती। और आर्यन, वह आज भी हर साल मणिकर्णिका घाट पर एक दिया जलाता है, उन यादों के लिए जो शायद मिट गई हों लेकिन कभी मरी नहीं।